चलो, तो सर फंडामेंटल राइट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसी बीच में अगर आप लोगों से पूछ लो कि भारत में कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं सबके पास, तो क्या बोलेंगे आप? कितने टाइप के राइट्स अवेलेबल हैं सबके पास? वेरी गुड सर, 6 राइट्स अवेलेबल हैं। गुड सर, क्या आप लोग मुझे इतना बता सकते हैं कि सातवां राइट जो है, जो कि राइट टू कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, उसको किस संविधान संशोधन से हटाया गया था और किस वर्ष हटाया गया था? जल्दी बताओ। जी हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। वेरी गुड। और नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या आप लोग मुझे इतना बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी कितने से कितने अनुच्छेद हैं सर? राइट टू इक्वालिटी कितने से कितने अनुच्छेद हैं, जल्दी बताओ। जी हाँ, 14 से 18। गुड, 14 से 18। चलो गुड। सर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है? फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है? फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है? यस सर है। गुड। चलो सर, फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन किन किन अनुच्छेद को हम लोग बोलते हैं कि दिस आर्टिकल्स आर दी एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ये नहीं पता? ये नहीं पता मतलब नहीं बताया हूं मैंने? अरे भैया, गुड। आर्टिकल 33, 34 एंड 35। सर मैंने फर्स्ट क्लास में एक टेबल बनवाया था, वहाँ पे लिखवाया था कि कौन कौन सा अनुच्छेद जो कि फंडामेंटल राइट के सेक्शन में ही है और वो आपका फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 33, 34, 35, 36 बताया था। गुड। सर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है? जी हाँ, जो कि पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन का, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताइए। गुड। 15, 16, 18 सब क्लोज दो, 19, 29, 30। नाइस। ठीक है, चलो गुड। चलो सर, एक क्वेश्चन है। एनिमी एलियंस को कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एनिमी एलियंस को कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियंस को कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होता। चलो गुड, बढ़ते हैं सर आगे। नेक्स्ट, सर क्या आप लोग मुझे इतना बता सकते हैं कि हमारे देश में जो नागरिकता है वो कितने तरीके से जब्त की जा सकती है, छीनी जा सकती है, खत्म की जा सकती है? बताओ मुझे। गुड, वेरी गुड। 3 तरीके से सर, वेरी गुड। कोई बताएगा क्या? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, और एक क्या था? डेप्रिविएशन। गुड, बढ़ते हैं सर आगे। गुड, बढ़ते हैं सर आगे। सर क्या आप लोग मुझे इतना बता सकते हो कि ओसीआई जो था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये स्कीम स्टार्ट कब हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। किस वर्ष स्टार्ट किया था सर? किस वर्ष स्टार्ट हुआ था ये स्कीम? किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 2019 में स्टार्ट ही हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। लागू हुआ था? अच्छा। अच्छा, 2015 में लागू हुआ था। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग बैठे हुए हैं क्या? क्लास में मजा लेने आते हैं क्या? खाना ज्यादा खा के आए हैं? सर मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ये सर दो चीजें था। एक था पीआईओ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक था ओसीआई। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि ओसीआई स्कीम स्टार्ट कब हुआ था? तो सर 2005 में स्टार्ट हुआ था। मतलब 2015 बोले जा रहे हैं, 2019 बोले जा रहे हैं, मतलब मैं ही बुड़बक बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, है ना? आप ही लोग ज्यादा पढ़ लिख के आए हो। चलो गुड। और भैया ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रखें। नेक्स्ट, सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये वाला जो स्कीम है ये कब लागू हुआ था? किस वर्ष को लागू हुआ था? यही है सर जीवन का सत्य, और कुछ नहीं है जीवन का सत्य, यही है, यही है जीवन का सत्य। वेरी गुड। 2002 को हुआ था सर, 2002 को हुआ था।
ठीक है, 19 अगस्त 2002। नेक्स्ट सर, पीआईओ जो था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला जो स्कीम था, वो ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। किस वर्ड्स को मर्ज हुआ था? किस वर्ड्स को मर्ज हुआ था? किस ईयर को मर्ज हुआ था? किस वर्ड्स को मर्ज हुआ था? जी हाँ, चलो बढ़ते हैं सर आगे, बढ़ते हैं आगे। सर आर्टिकल 12 पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 13 पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आर्टिकल 14 के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, ठीक है सर। एविडाइसी वगैरह का कानून पढ़ा था सर, ये दिल भी देख लिया था, चलो वेरी गुड। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले थे हम लोग आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 पढ़ने वाले थे, चलो गुड। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, आर्टिकल 14 इज ओनली अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स, ट्रू और फॉल्स? अनुच्छेद 14 जो है ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के पास अवेलेबल है, ट्रू या फॉल्स? तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें वो लिस्ट याद है जिसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 15, 16, 18 सब प्लस 2, 19, 29, 30, यही सिर्फ, यही अनुच्छेद जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास प्रेजेंट है। अनुच्छेद 14 जो है ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर, मैंने पिछले क्लास में आपको याद होगा, मैंने डिवीजन किया था, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इतना समझाया था कि आर्टिकल 14 ओवरऑल अगर देहाती भाषा में बोले तो क्या प्रोवाइड करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता प्रोवाइड करता है, समता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सर, उसके बाद मैंने क्या बोला था? उसके बाद मैंने यह बोला था कि ये जो है अनुच्छेद 14 जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले द स्टेट, एक चीज द स्टेट था सर, सबसे पहला हिस्सा। दूसरा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हम मैंने बताया था सर 6 हिस्सों में बटा हुआ है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6, ठीक है, 6 हिस्सों में बटा हुआ है। सर मैंने उस दिन समझा दिया था कि स्टेट क्यों लिखा हुआ है। स्टेट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हुम? जल्दी बताओ, फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट हमेशा इन्फोर्स होते हैं? जल्दी बताओ। स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट सर, सेल नॉट डिनाई, ये पॉजिटिव डेफिनेशन दे रहा है कि नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा है? मतलब एग्जाम में कभी अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 14 जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है? सर नेगेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, गुड। सर यहाँ पे एनी पर्सन क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर द सिटीजन एज वेल एज द फॉरेनर्स। सर ध्यान से सुनना, एग्जाम में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 14 में टू एनी पर्सन लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, दैट मीन्स व्हाट? इट इज अवेलेबल फॉर द सिटीजन, इट इज अवेलेबल फॉर द फॉरेनर्स एंड इट इज अवेलेबल फॉर द एनिमी एलियंस ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स? क्या ये कथन सही है कि गलत है? अनुच्छेद 14 में टू एनी पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये नागरिकों के लिए भी है, एनिमी एलियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है, ट्रू या फॉल्स? तो सर झूठ है सर। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, एनिमी एलियंस के लिए कोई भी अनुच्छेद अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ही नहीं है सर एनिमी एलियंस के लिए। इज इट क्लियर? गुड। तो सर ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास को। नेक्स्ट सर, हिंदी में भी दिखाया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ को बोलते हैं सर हिंदी में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सुनना ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। चलो सर, टॉपिक है हमारा, है टॉपिक है, टॉपिक है हमारा, टॉपिक टॉपिक है सर हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले तो सर चिंदी चिंदी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें? यह पूछा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आंख मूंद के क्या मारोगे? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? यह समझने से पहले इसका हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसका हिस्ट्री कहाँ से आया था, ये हिस्ट्री कहाँ से, मतलब ये पूरे विश्व में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अरे हमें पता है सर कहाँ से आया, याद है, रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ किसी को याद है? सर एबी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, याद करो, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। सर एबी डाइसी ने बोला था रूल ऑफ लॉ में 3 चीजें हैं, क्या क्या है सर? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, सर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ आया, देखो मतलब पूरे विश्व में इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहां से आया सर? कहां से आया सर? एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आया, एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आया। नेक्स्ट सर एबी डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट किस कंट्री में दिया था? आई मीन एबी डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किस कंट्री को कंसंट्रेशन ऑफ पावर से बचाने के लिए दिया था? याद करो, हमने पढ़ा था सर, डिस्कशन किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर या फिर रेक्सलेक्स से ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स है मेजरली जो कि पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं। यूएसए ने एक कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का, और ब्रिटेन ने, यूके ने एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया रूल ऑफ लॉ का। मतलब सर एबी डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट कहां पे जनरेट किया था रूल ऑफ लॉ का? यूके में। और रूल ऑफ लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ किस कंट्री का ये एक प्रिंसिपल है सर? किस कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ? यूके में, याद रखना सर, यूके में हुआ। और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था इस साल, ठीक है, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में इस साल पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ भी हूँ, ठीक है, तो डरना नहीं है। मतलब सर इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या याद रखना है? इसका ओरिजिन याद रखना है कि ये किस कंट्री से है, ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, जो भी बोलो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, इन दोनों में से किसी का भी नाम आपको दिखे, आप एग्जाम में मार देना, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है सर? यूके का है। नेक्स्ट सर इक्वलिटी बिफोर लॉ को क्या, अगर मान लो कि अगर ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इंग्लिश लॉ है? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर ब्रिटेन के लोगों को ना इंग्लिश पीपल बोलते हैं, ब्रिटेन के लोगों को इंग्लिश मैन बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट, इक्वलिटी बिफोर लॉ हैविंग द कोर ओरिजिन फ्रॉम द यूके और ब्रिटेन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंग्लिश लॉ, ठीक है। ये इंग्लिश लॉ है सर, ये इंग्लिश लॉ है, ये इंग्लिश कानून है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अमेरिकन लॉ है कि इंग्लिश लॉ है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा लॉ है, अमेरिकन लॉ है कि इंग्लिश लॉ है? जल्दी बताओ सर। इंग्लिश लॉ है, ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट सर अब देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, चलो सुनना ध्यान से। सर एक लड़का है, एक बंदा है, इस बंदे का नाम है बनी, इस बंदे का नाम है बनी, ठीक है। सर ये ना 1,000 करोड़ का मालिक है, 1,000 करोड़ का मालिक है, ठीक है। क्या हुआ कि इसके घर पे ना चोरी हो गया, अरे भाई साहब इसके घर पे चोरी हो गया, और ये गया थाने, थाने में जाके एफआईआर लिखवाया, और वो बंदा जो कि चोरी किया था वो पकड़ा गया। अब उस बंदे के खिलाफ केस हुआ, और कोर्ट में ये केस इसका फाइल होता है, और कोर्ट में ये केस वेस लड़ता है, और फाइनली केस जीत जाता है, ठीक है, और चोरी सिद्ध हो जाता है, ठीक है सर। ये सारी चीजें हुई, ठीक है। सर इसका बैंक बैलेंस कितना था? इसका बैंक बैलेंस था 1,000 करोड़, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट सर एक दूसरा कलर का लड़का जो कि इस कलर का था, और इसका नाम है गधा प्रसाद, इसका नाम है गधा प्रसाद। ये बेचारा, इसके अकाउंट में है 1,000 रुपया, इसके अकाउंट में है 1,000 रुपया। अब सुनना ध्यान से, सर इसके घर में भी चोरी हो गया, अरे भैया क्या चोरी करेगा, लेट इट बी, फिर भी इसके घर में कुछ था, चोरी हो गया। अब इसने एफआईआर लिखवाया, सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाके बोलता भैया मेरे घर पे चोरी हो गया है, पुलिस बोलता हम एफआईआर ही नहीं लिखेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो, पुलिस बोलता हम एफआईआर ही नहीं लिखेंगे, ये क्या कर रहे हो? चलो पुलिस के पास ने इसने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि सर लिख लो लिख लो, 15-20 घंटे बाद इसका एफआईआर लिखाया जाता है। नेक्स्ट फिर मामला जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जज साहब सबसे पहले इससे पूछते हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, तो ये बोलता है 1,000 रुपया। जज साहब बोलते हैं कि इसका हम केस ही नहीं सुनेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो सर,
कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसे न्याय ही नहीं देंगे, इसका केस ही हम नहीं सुनेंगे। क्या हो रहा है सर? सर इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है सर। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, लॉ के समक्ष देखो ना, जो ज्यादा अमीर है उसको जल्दी जस्टिस मिल रहा है, और जो गरीब है सर उसको जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या? इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या? इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या? असमानता फैला हुआ है सर, पूरा पूरा सिस्टम में, पूरा समाज में असमानता फैला हुआ है। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में एक कॉन्सेप्ट डाला है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन on any ground, on any ground, on any ground, e.g. religion, race, caste, sex, place of birth, or etc. There shall be no discrimination on any ground before the law. इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह होता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ लॉ। कानून के समक्ष आप किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं कर सकते। वो किसी भी ग्राउंड में, सर आप किसी भी ग्राउंड का बात कीजिए, किसी भी ग्राउंड में आप कानून के समक्ष भेदभाव नहीं कर सकते। चाहे वो रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन के बेसिस आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, रेस के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आपका जेंडर सेक्स के बेसिस में डिफरेंशिएशन कर रहे हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप कहाँ पर जन्म लिए हो उसके अपॉन, उस ग्राउंड को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी ग्राउंड को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? इट इज अगेंस्ट द इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ बस इतना कहता है, देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी ग्राउंड में सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कितना धनवान है, व्यक्ति कितना, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, वो किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, उसका कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, वो किस जगह में पैदा हुआ है, किसी भी चीज, किसी भी ग्राउंड को में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सर। दैट इज व्हाट आवर इक्वलिटी बिफोर लॉ टीच अस। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? मतलब अगर एक गरीब इंसान भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो उसको भी न्याय मिलेगा, और एक अमीर इंसान जिसके एक बैंक अकाउंट में 5,000 करोड़ है, अगर वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो उसको भी न्याय मिलेगा। अगर एक गरीब इंसान कोई गलती कर रहा है तो उसको भी सेम सजा मिलेगा जो कि एक अमीर इंसान गलती कर रहा है, सेम 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 टाइप का गलती कर रहा है, उसको भी सेम सजा मिलेगा। मतलब सर कानून के समक्ष, कानून के समक्ष क्या है सर? कानून के समक्ष क्या है? इक्वलिटी है। कानून के सामने कोई भी गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर लड़का लड़की ट्रांसजेंडर लेस्बियन कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कोई नॉर्थ से है, साउथ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से, कुछ भी नहीं है सर। इक्वलिटी, कानून के समक्ष सब कोई समान है। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इक्वलिटी बिफोर लॉ यह समझाने का कोशिश करता है। क्या आप लोग को इक्वलिटी बिफोर लॉ थोड़ा मोड़ा समझ में आया? सर आपने देखा होगा कोर्ट में ना, कोर्ट में एक एक मूर्ति होता है, वो काला पट्टी बांधा रहता है, देखा आपने? कानून की देवी कहते हैं शायद उसको, उनको, आई मीन, देखा आपने कभी? और हमारे पिक्चर्स में इसे क्या बोलते हैं? अंधा कानून। अंधा कानून सुना है आप लोगों ने कभी? अंधा कानून, हाँ तराजू लिए, अंधा कानून, है ना? अंधा कानून बोलते हैं सर, वो जो तराजू लेके लेडी खड़ी रहती है ना, वो बोला जाता है कि सर हमारा हमारा जो जस्टिस है, आई मीन हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो कानून है वो अंधा कानून है, इसीलिए ये क्या करता है, ये न्याय नहीं कर पाता है। अरे भाई वो अंधा कानून नहीं है, वो आंख में पट्टी इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता, वो नहीं देखेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन होटल में रह रहा है कौन झोपड़ी में रह रहा है, कुछ नहीं देखना उसे। वो
जो भी सर्कमस्टांसेस है उस सर्कमस्टांसेस को रीड करके अपना वर्डिक्ट सुनाएगा। दिस इज व्हाट इक्वलिटी बिफोर लॉ टेल्स अस। इज इट क्लियर? मतलब सर इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में हम लोग कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, नोट्स बना रहा हूँ। वाओ सर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहला चीज सर ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है? जल्दी बताओ, इस ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है? यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन। जी हाँ, टाइपिंग करने में कंजूसी मत करना। चलो गुड। सर ये ब्रिटेन या फिर यूके का कॉन्सेप्ट है। और हिंदी माध्यम वाले सर हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, इक्वलिटी बिफोर लॉ को विधि के समक्ष समता बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार विधि के समक्ष समता नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। सर ये कहाँ का, ये समझ आ रहा? ओके गुड, मुझे मुझे दिखाया कि समझ नहीं आ रहा। चलो, तो सर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सर एक एक चीज बताओ सर, ये क्या बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ यह बोलता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सर आप, नहीं कर सकते, वेदर इट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट सर एक बात बताओ, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। यू शैल नॉट डू, यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यू शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सर एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, ये क्या बोल रहा है? आप क्या नहीं कर सकते हो यह बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो यह बोल रहा है? सर ये बोल रहा है आप क्या नहीं कर सकते हो, और वो हर चीज जो कि आपको यह बताता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, वो पॉजिटिव नेचर का होता है कि नेगेटिव नेचर का होता है? वो पॉजिटिव नेचर का होता है कि सर हम लोग पढ़े लिखे हैं, नेगेटिव मतलब सर, मतलब सर इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसा कानून है, कैसा लॉ है? इट इज अ नेगेटिव लॉ, इट इज अ नेगेटिव लॉ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव लॉ है, ये नेगेटिव कानून है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये नेगेटिव कानून है इसलिए क्योंकि सर ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट फैला रहा है पूरे सोसाइटी में, ऐसा है क्या? नो सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली स्टेट को यह समझाने का कोशिश कर रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते। यू शैल नॉट डू, यू कैन नॉट डू any kind of discrimination on any ground. The state shall not do any kind of discrimination on any ground, because at the end of the day all the fundamental rights are enforced against the state only. Is it clear to everyone? मतलब सर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक पॉजिटिव कानून है कि नेगेटिव कानून है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर नेगेटिव कानून है। क्लियर? क्लियर है सर? क्लियर है? जी चलो, एग्जाम में कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आ, ये कुछ ग्राउंड्स में आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, ऐसा है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये आप कुछ ग्राउंड्स में इग्नोर कर सकते हो, ये ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, इन द आईज ऑफ लॉ बेस्ड अपॉन स्टेटस एंड लॉ। ठीक है, ऐसा हमारे आर्टिकल 14 में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी ग्राउंड में आप कर सकते हैं। ठीक है सर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो सर ये था हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या आपको ये इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आया? विधि के समक्ष समता समझ में आया? विधि के समक्ष समता जो है यह ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो एक नकारात्मक धारणा है। देखो सर मास्टर सही पढ़ा रहा है सर, नकारात्मक धारणा है। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सर, नेगेटिव लॉ है, नेगेटिव कानून है। ठीक है,
सर इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अंडरस्टूड, आप लोग क्या समझ गए इक्वलिटी बिफोर लॉ? गुड, नहीं समझे रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमें समझना, अभी तक क्या क्या समझ सकते हैं, समझ चुके हैं हम लोग। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ सेकेंड थिंग इज कमिंग अप हियर, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यह क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनना। सर मेरा एक दोस्त है, सर कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे हैं। एक दोस्त है, इसका नाम है बनी, बग्स बनी, बनी, ठीक है। ये गुंडा है सर एक नंबर का। ये क्या है? गुंडा है, मतलब लफुआ है, माफिया है। ये मेरा दोस्त है सर बचपन का, क्या बोले, अब हम पड़ गए ना इन लोगों के चक्कर में। गुंडा है मेरा, मतलब दोस्त है मेरा, गुंडा है, ठीक है। इसके घर में ना बहुत सारे गन वगैरह रखे रहते हैं, गन रखे रहते हैं, ठीक है, गन वगैरह रखे रहते हैं, मतलब माफिया है सर, गन वगैरह रहता है इसके घर में, लाइसेंसी भी रहता है और इलीगल वाला भी रहता है, ठीक है। इसका ना एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है, छोटा सा क्यूट सा बेबी है, मुन्ना उसको बोलते हैं लोग, मुन्ना। वो मुन्ना भैया नहीं, कहाँ पहुंच रहे हो, वहां नहीं, वो कालीन भैया फिर नाम रखते हैं ना इसका। चलो मुन्ना नाम है। ये बेचारा अभी 5 साल का है, 5 साल का, और इसे ना गन्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो इसका बाप मेरा दोस्त जो है, इसको असली वाला गन तो नहीं दे सकता ना, अभी बच्चा है, ठीक है, तो नकली वाला गन देता है इसे, नकली वाला गन देता है, ठीक है, नकली वाला गन देता है इसको, ठीक है, प्लास्टिक वाला। और प्लास्टिक वाला से ये खुश था, ये खेलता था। एक दिन क्या हुआ कि मुन्ना को ना बनी का ओरिजिनल गन मिल गया, मतलब रखा हुआ था, बनी रखा था सर टेबल पे, और मुन्ना को गलती से वो गन मिल गया हाथ में। और वो गन जो था ना, वो फुल्ली लोडेड था, फुल्ली लोडेड था, पूरा गोली वोली सब था उसमें, ठीक है। अब मुन्ना उसको उठा लिया। मुन्ना को लगा अरे ये तो प्लास्टिक वाला ही होगा, ये खेलने वाला ही होगा, मेरे पापा थोड़े ना मेरे सामने ओरिजिनल वाला रख देंगे, ठीक है। मुन्ना पूरा खुश, अरे अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत मजा आ रहा है इसको पकड़ने में, ठीक है। सामने से आता है बनी, मतलब उसका बाप, मुन्ना का बाप आता है सामने से। मुन्ना का बाप देखता है, मतलब बनी देखता है कि मुन्ना के हाथ में है असली गन, ठीक है। मुन्ना का बाप या फिर बनी मुन्ना को बोलता है, मुन्ना गन नीचे करो, नीचे करो। मुन्ना अपना बाप के सामने ऐसे 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 गन रख के बोलता है, पापा पापा आप हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो, क्योंकि मुन्ना को थोड़ा ना पता कि वो ओरिजिनल गन है कि डुप्लीकेट गन है। और सर गलती से मुन्ना से वो गन चल जाता है, और मेरा दोस्त नरक सिधार जाता है। मेरा दोस्त चला जाता है भगवान के पास वापस। सर मेरे दोस्त का मर्डर हो जाता है, मेरे दोस्त का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, अब पुलिस आती है, पुलिस आके मुन्ना को हथकड़ी लगाती है, और रस्सी से, वो जो मोटा वाला रस्सी कभी देखा होगा आप लोगों ने, रस्सी से बांध के लेके जाते हैं सर मुलजिम को, ठीक है। इस 200 307 वगैरह के केस में रस्सी से बांध के लेके जाते हैं। तो रस्सी से पूरा मुन्ना को बांध के और हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं, ठीक है। फिर आम ही कोर्ट में, मतलब मुन्ना का 5 साल है उम्र, याद रखना, मुन्ना भी 5 ही साल का है, 5 साल का है। इसको फिर भी हथकड़ी वगैरह लगा के और रस्सी वगैरह बांध के, ठीक है, लेके जाते हैं, थाना में रखते हैं, मतलब पुलिस थाना जो रहता है वहाँ पे रखते हैं। 2-3 दिन वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट वगैरह के पास पेश किया जाता है, और मजिस्ट्रेट इसको सजा सुनाता है कि इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है वैसा कारावास जहाँ पे आपको काम भी करना पड़े, ठीक है। और इसको जेल भेज दिया जाता है, सेंट्रल जेल जो था वहाँ पे भेज दिया जाता है। और मुन्ना को, वो जो अधेड़ उम्र के लोग थे, मतलब जो वहाँ के प्रीवियस कैदी थे, उन लोग के साथ ही रखा जाता है, मतलब सेम जेल में 5 साल का मुन्ना और 50 साल का आदमी भी है, 40 साल का आदमी भी है, 45 साल का आदमी भी है। और मुन्ना को ये काम असाइन किया जाता है कि यह सुबह 6 बजे उठेगा और 12 बजे तक पत्थर तोड़ेगा, और रात को 7 बजे से 9 बजे तक ये किचन में काम करेगा, ठीक है। यह सजा इसे मुन्ना को सुनाया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ, कानून भूल जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो मैंने स्टोरी बताया, यह स्टोरी सुन के आप लोग को क्या लगता है, मुन्ना के साथ जस्टिस हुआ? क्यों? ये कौन सी बात हुई यार, मुन्ना के साथ क्यों नहीं जस्टिस हुआ? सर वो मर्डरर है, उसने कत्ल किया है सर,
मर्डर किया उसने, कि उसके वजह से एक इंसान मर गया, डेथ हो गया उस बंदे का। सर अब आप लोग बोल रहे हैं कि डेथ, वो बच्चा छोटा है इसीलिए इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अभी तो समझाया मैंने कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यह कहता है कि आप किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो वो छोटा है या बड़ा है, इससे क्या मतलब, इससे कोई मतलब है कि वो छोटा है तो उसके लिए अलग सजा होगा, वो बड़ा है तो उसके लिए अलग सजा होगा। सर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। और सर इक्वलिटी बिफोर लॉ स्ट्रिक्टली यह बोलता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब सर आप लोग तो गलत बोल रहे हो। अब समझ में आया। मतलब हमारे समाज में एक ऐसा कानून का भी जरूरत है जो यह चीज पे एक बहुत ही ज्यादा गहन डिस्कशन कर सके कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बात का समझ में आ रहा है। सर हमारे समाज में एक ऐसा कानून का जरूरत है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ को कभी कभी इग्नोर कर सके, जो कि डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी कर सके। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, सुनना ध्यान से। सर मुन्ना बेचारा 5 साल का है, ठीक है, ये बच्चा है, इसको नहीं पता था कि वो ओरिजिनल गन है, इसको नहीं पता था कि वो गन चल जाएगा। चलो मान लेते हैं गलती से इसने मर्डर कर भी दिया, मार भी दिया अपने बाप को, लेकिन सर इसको आप हथकड़ी लगा के लेके जा रहे हो आम मुजरिम की तरह, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट में भेज रहे हो उन लोगों के साथ जो कि 50 साल का है, 45 साल का है, 35 साल का है, इससे बहुत बड़े बड़े हैं सर, 10 गुना इसके एज के हैं, उनके साथ रख रहे हो। सर ये तो और बिगड़ जाएगा, इसके तो अभी पढ़ने लिखने के टाइम है। सर इसको सजा भले दो, लेकिन इसको जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाओ, जुवेनाइल कोर्ट में इसको लेके जाओ, और इसके लिए जुवेनाइल लॉज डिसाइड करो। सर ये जेल भले जाएगा, लेकिन जेल में भी इसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये मोरली या फिर एथिकली ऐसा होना चाहिए मुन्ना के साथ, लेकिन वही बीच में आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कहता है ना कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो दैट मीन्स व्हाट, यू आर वायोलेटिंग आर्टिकल 14। आपको क्या एक्सेप्शन, आई मीन आपको क्या ड्रॉबैक समझ में आया इक्वलिटी बिफोर लॉ का। इक्वलिटी बिफोर में, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर विधि के समक्ष जो समता है, समानता है, क्या उसमें एक ड्रॉबैक समझ में आया, एक एक लूप होल समझ में आया कि सर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना वो हर वक्त सही नहीं है, वो हर वक्त सही नहीं है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। सर एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ बस इतना ही कहता है कि कभी आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। सर एक एक आदमी था जो कि अपने मर्सिडीज में घूम रहा था, ठीक है, अपने मर्सिडीज में घूम रहा था और बहुत स्पीड में था सर, 180 किलोमीटर के स्पीड में था, ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में था। और इसके गाड़ी के सामने आ गया एक लड़का और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सर ये बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है, दैट मीन्स ये अमीर है, मतलब इसके बैंक अकाउंट में 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, ठीक है, 5,000 करोड़। और ये बंदा का ये एक्सीडेंट कर देता है सर। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और ये जो लड़का जो कि ये गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर केस हो जाता है, उसके ऊपर केस हो जाता है। नेक्स्ट ये जाता है कोर्ट, ये जाता है कोर्ट। कोर्ट में जज साहब हर चीज़ सुनते हैं कि हाँ भाई गलती से हो तो गया, लेकिन ये जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी तो मुश्किल में आ गया, वो बेचारा गरीब इंसान, वो कैसे इलाज करवाएगा, उसका इतना टाइम खत्म खराब हुआ, इसका हाथ पैर टूट गया, कब रिकवर करेगा, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि चलो ठीक है, देखो हर केस क्रिमिनल केस नहीं होता, कुछ कुछ केस सिविल केसेस भी होता है। सिविल केसेस में ना आपको सजा नहीं होती है, आपको बस कुछ पनिशमेंट, कुछ पैसा देना होता है सर, पनिशमेंट के तौर पे कुछ भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो बंदा ये मर्सिडीज कार चला रहा था, वो बंदा, जी हाँ हरजाना, तो वो बंदा इसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है
उसको 1 करोड़ रुपया देगा, उसको 1 करोड़ रुपया देगा, ताकि आगे का जिंदगी ये इंसान जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अच्छे से बिता सके। ठीक है। अब आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि काश मैं होता यहाँ पे, काश मैं होता एक्सीडेंट वाले जगह पे। ठीक है। तो सर कोर्ट ने यह सजा सुनाया। अब ये मर्सिडीज वाला ना, ये जो मर्सिडीज वाला है ये पूरा खुश हो गया। अरे यार क्यों खुश हो गया? सर इसके पास 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़। इसमें से 1 करोड़ ये इसको दे भी देगा तो इसका क्या क्या खराब हो जाएगा? इसका क्या मतलब ये क्या रात को इसको नींद नहीं आएगी? अरे सर 5,000 करोड़ वाले के लिए 1,000 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है सर। चाय में मच्छी जैसा है, मतलब मच्छर जैसा है, कुछ नहीं है। मच्छर को उठा के फेंक देके फिर से चाय पी जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है सर। मतलब ये मर्सिडीज वाला पूरा खुश हो गया कि हाँ चलो हम ये केस से बच गए। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक 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 ऑटो ड्राइवर था। ठीक है। एक ऑटो ड्राइवर था, वो ऑटो चला रहा था। ठीक है। ऑटो चला रहा था, ऑटो चलाते चलाते एक लड़का आ गया इसके आगे अचानक और एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई साहब क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये लड़का भी बहुत ज़्यादा सीरियस है सर, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में सीरियस है। ठीक है। ये ऑटो ड्राइवर सर कितना ही कमाता होगा, इसके बैंक अकाउंट में है 10,000 रुपया। ठीक है। 10,000 रुपया कितना ही कमाता होगा सर, 10,000 रुपया, गरीब आदमी ऑटो चला रहा है। सर कोर्ट कोर्ट में केस पहुंचता है, केस पहुंचता है कोर्ट में, और जज साहब हर चीज सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। और सुनने के बाद ये कहा जाता है कि हाँ ऑटो ड्राइवर का गलती था इसीलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है, और ये लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी बहुत ही खराब कंडीशन में है, वो आगे का लाइफ कैसे व्यतीत करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऑटो ड्राइवर को, इस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको 1 करोड़ रुपया हर्जाना देना होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ऑटो ड्राइवर को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? ये ऑटो ड्राइवर परेशान होगा कि खुश होगा? जल्दी बताओ सर। ये मतलब ऑटो ड्राइवर एकदम परेशान, मतलब हार्ट अटैक का नौबत आ गया इसे। तो क्या हुआ? आने तो हार्ट अटैक, मेरा क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप मेरा क्या है? सर इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, विधि के समक्ष समता क्या कहता है कि हर इंसान को, हर इंसान को आप एक ही नजरिए से देखोगे, हर इंसान को कानून के समक्ष एक ही नजरिए से देखा जाएगा। सर वो 5,000 करोड़ का इंसान हो, आई मीन 5,000 करोड़ वाला व्यक्ति हो, या फिर 10,000 बैंक अकाउंट में रखने वाला व्यक्ति हो, दोनों के लिए सेम सजाना होगा सर, दोनों के लिए सेम सजाना होगा। यही तो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि नहीं कहता है? अब आप बताओ कानून के हिसाब से क्या ये जो जस्टिस हुआ, क्या ये जो वर्डिक्ट आया वो सही था? कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से बताओ। हाँ जी जस्टिस तो था, लेकिन अगर मैं बात करूं मोरली या फिर एथिकली, मोरली अगर देखा जाए, मोरल वैल्यूज को अगर आपका समझा जाए, या फिर एथिकली इस सिचुएशन को देखा जाए, तो क्या यहाँ पे जस्टिस हुआ? क्या यहाँ पे न्याय मिला? क्या इस ऑटो ड्राइवर के साथ सही हुआ? सर ये ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में जीवन भर का कमाई 10,000 रुपया है, क्या ये बंदा कभी भी 1 करोड़ रुपया दे सकता है? कभी मतलब सर ये अपने अपने आप को भी बेच दे तो 1 करोड़ रुपया नहीं होगा इसके पास। ठीक है। तो ये तो सर गलत है। सर गलत सही मुझे नहीं पता, हमारे आर्टिकल 14 में यह लिखा हुआ है कि सब किसी के मतलब हर कोई इक्वल है सर कानून के समक्ष। मतलब सर एक एक ड्रॉबैक समझ में आ रहा है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ का? आपको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये ऑटो ड्राइवर है तो इसके लिए ना थोड़ा हर्जाना कम होना चाहिए था, इसके लिए ना जो पैसा देना है वो थोड़ा कम होना चाहिए था। किसको किसको ऐसा फील हो रहा है कि इसको जो पैसा भुगतान करना है वो थोड़ा कम होना चाहिए था? किसको किसको ऐसा फील हो रहा है? सर सबको फील हो रहा होगा। क्यों? क्यों? सर ये बेचारा कम पैसा कमाने वाला है, लेकिन जैसे ही आप इसके लिए अलग जजमेंट और इसके लिए अलग जजमेंट कर देंगे सिमिलर केसेस में, फिर क्या हो जाएगा सर? इक्वलिटी बिफोर लॉ नाराज हो जाएगा। मतलब सर हमारे समाज में एक ऐसा कानून का भी जरूरत है जो कि रैशनली केसेस को देखे, जो कि रैशनली केसेस को देख के सुन के यह डिसाइड करे कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करना भी जरूरी है सर। ठीक है। ऐसा एक कानून होना चाहिए। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। अरे सर इतना क्यों बता दिए? क्योंकि अभी आर्टिकल 14 पढ़ने वाले हैं ना, फिर इतना क्यों सुनाए? इसलिए सुनाए ताकि आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आए। सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का
हिंदी होता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, चलो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पी है ये। सबसे पहले सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि ये किस कंट्री से आया है। सर, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। जीवन में कभी आपसे पूछे, और यही क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये किस कंट्री से आया है, किस कंट्री से उद्गम हुआ है। तो सर यूएसए से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट सर, इक्वलिटी आई मीन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? यह कहता है, पहले वाला पूछा था, हाँ कोई भी पूछा था, आई मीन आर्टिकल 14 से क्वेश्चन था। चलो गुड सर, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है विधि के समक्ष संरक्षण, क्या था हिंदी, विधि का समान संरक्षण जो है, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है कि लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। सर ये देहाती भाषा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक एक कैटेगरी के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अमीर होते हैं सर, अमीर, उनके लिए 1 करोड़ रुपया देना कुछ नहीं है। तो सर उनके जैसे लोग जो कि अमीर है और एक्सीडेंट करते हैं, उन लोगों के लिए आप 1 करोड़ रुपया इम्पोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बंदा जो कि मंथली 1-2 हजार रुपया कमा रहा है, क्या वो सिमिलर है उस बंदे के साथ जिसके अकाउंट में 5,000 करोड़ है? कभी नहीं सर, वो अनलाइक है, वो अलग है। ठीक है, तो सर जो कि समान है, समान है, समान के साथ समान न्याय करो, और जो कि अलग है, अनलाइक है, उसके लिए अलग तरीके से आप न्याय करो। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। वाओ, यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। सर आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करो। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनना। सर कभी कभी ना, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमेशा खराब नहीं होता, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सर अभी अभी जस्ट एक केस देखा हमने, ऑटो ड्राइवर वाला, क्या यहाँ पे भेदभाव करना सही था? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना सही था? जी हाँ सही था। क्यों? क्योंकि सर ये बंदा 1 करोड़ रुपया कभी नहीं दे सकता। नेक्स्ट सर, मुन्ना, मुन्ना का केस याद करो, मुन्ना ने अपने पापा को गलती से मार दिया, ये बच्चा है। सर क्या इसके साथ थोड़ा, इस केस में थोड़ा सा भेदभाव करना सही था? क्या मुन्ना को अलग तरीके से ट्रीट करना सही था? जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था। सर यही बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सही टाइप का भेदभाव, अच्छा टाइप का भेदभाव कीजिए। सर क्यों करना है? फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, ताकि कानून ना इक्वली इफेक्ट पैदा करे सबके सामने, सबके सामने। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है। अच्छा मान लो कि कोर्ट अगर यह सजा सुनाता कि इस ऑटो ड्राइवर को, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको 1,000 रुपया देना है, तो क्या इस ऑटो ड्राइवर का रात का नींद छीनता? क्या ये ऑटो ड्राइवर को हार्ट अटैक आता? क्या ये ऑटो ड्राइवर बहुत परेशान होता कि खुशी खुशी 1,000 रुपया दे देता? बताओ जरा। सर खुशी खुशी दे देता। सर इसका मतलब क्या? सर जितना इस व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपया है, उतना ही इस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपया है। यह व्यक्ति 1,000 खुशी खुशी दे रहा है, और यह व्यक्ति खुशी खुशी 1,000, 1 करोड़ रुपया दे रहा है। दैट मीन्स वॉट? अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता तो कानून जो है वो इक्वल प्रभाव डालता इस पे और इस पे। क्या ये भाव, ये क्या ये बात मैं समझा पाया? अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता वर्डिक्ट में, तो इक्वल प्रभाव पड़ता सर।
इस व्यक्ति के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर, और इसी चीज को इंश्योर करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट द स्टेट शैल डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ, फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। क्या आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आया? और इसी को सर देहाती भाषा में बोलते हैं लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज अनलाइक। जो कि समान स्टेटस का है उसको समान तरीके से आप हैंडल करो भले, लेकिन जो कि समान स्टेटस का नहीं है सर उसको समान तरीके से मत हैंडल करो। क्यों? क्योंकि जो अमीर है वो तो सर कितना भी पेनल्टी आप कर लो, कितना भी हर्जाना डाल लो, वो पे कर देगा, लेकिन एक गरीब इंसान नहीं कर सकता सर। ठीक है, तो इक्वल लॉ के इफेक्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट है सर यूएसए का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी हाँ। नेक्स्ट, चलो सर आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सुनना ध्यान से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, तुमको रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। और सर कानून के भाषा में अगर कोई भी स्टेटमेंट यह कहता है कि तुमको ये चीज करना होगा, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम ये चीज करो, तुम यह चीज करो, तुमको ऐसा चीज करना होगा, सर पॉजिटिव है वो क्या है? पॉजिटिव। दैट मीन्स व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ और अ नेगेटिव लॉ? इट इज अ पॉजिटिव लॉ। ये पॉजिटिव कानून है, ठीक है, ये पॉजिटिव कानून है। डन एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो गुड। सर विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का समान संरक्षण संकल्पना अमेरिका संविधान से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अमेरिकन संविधान यूएसए का, मैंने आपको बताया यूएसए से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक सकारात्मक या फिर हकारात्मक या फिर एक अफर्मेटिव लॉ है। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है सर सकारात्मक, अफर्मेटिव लॉ है। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ दे कि इंग्लिश माध्यम वाले, सर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अफर्मेटिव लॉ है, तो ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। नेक्स्ट, विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है। इज इट क्लियर? क्या आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आया? क्या मैं ये दोनों चीजें समझा पाया आप लोगों को? चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। मतलब अगर थोड़ा, अगर मैं थोड़ा एक मिनट अगर आप लोगों का टेस्ट ले लूं, तो बताना मुझे आंसर कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह एक अमेरिकन लॉ है, ट्रू या फॉल्स? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समान संरक्षण, यह एक अमेरिकन लॉ है, ट्रू या फॉल्स? जी हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं आप? नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यह एक पॉजिटिव लॉ है, ट्रू या फॉल्स? विधि के समक्ष समता, यह एक पॉजिटिव लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ, तो झूठ बोल रहे हैं आप, फॉल्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सर क्या आप लोग मुझे इतना बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे यह बता सकते हो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यह एक नेगेटिव लॉ है, ट्रू या फॉल्स? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक नेगेटिव लॉ है, ट्रू या फॉल्स? गिव मी 1 मिनट गाइस। सॉरी गाइस, चलो, तो आई थिंक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ आप लोग को समझ में आएगा। मतलब अगर मैं इस भीड़ को हटाने की कोशिश करूं, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गया, तो अभी तक का स्टोरी कहां तक क्लियर है सर कि इक्वलिटी बिफोर लॉ
ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें यह समझाने का कोशिश करता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सर और का मतलब होता है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, किसी केस में इक्वलिटी बिफोर लॉ लगेगा या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगेगा? एक केस है जो कि कोर्ट में चल रहा है, उसमें कोर्ट किस लॉ को ज्यादा प्रेफरेंस देगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? तो सर यह छोड़ दिया गया है जज के हाथ में। it will depend upon the cases as well as it will depend upon the discrimination discretion of sorry it will depend upon the discretion of the judge। ठीक है, जज के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि जज साहब जो डिसाइड करेंगे वही होगा। इज इट क्लियर? सो इट विल डिपेंड अपॉन वन केस टू अनदर। इज इट क्लियर? हर एक केस से दूसरे केस में डिसाइड किया जाएगा उसके पूरे सर्कमस्टांसेस को देख के कि कौन सा केस क्या कहता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा जज साहब के द्वारा कि किस केस में इक्वलिटी बिफोर लॉ लगाया जाए या फिर किस केस में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाया जाए। क्या आपको समझ में आया? सर इसीलिए आपने देखा होगा सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सर कि जो लड़के हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं, उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। सर इनके लिए अलग कारावास होता है। ठीक है, इनके लिए अलग कारावास होता है। ठीक है, ये 18 साल से कम वालों को अलग कारावास में रखा जाता है, अलग जेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, सर आपने देखा होगा महिलाओं के लिए भी सेपरेट जेल होता है। देखा आपने, महिलाओं के लिए सेपरेट जेल होता है। कुछ कुछ जगह पे महिलाओं को अलग टाइप का प्रोटेक्शन मिला जाता है, कानून का एक अलग टाइप का प्रोटेक्शन मिला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, सर कभी कभी आपने देखा होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को भी एक अलग टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है सर कानून का। ठीक है, ये लोग के लिए भी अलग कानून होते हैं, इन लोग के लिए भी अलग कानून डिसाइड किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सब चीज जो है ना सर, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मतलब सर अभी तक का स्टोरी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि द स्टेट क्यों लिखा गया है, शैल नॉट डिनाई क्यों लिखा गया है, टू एनी पर्सन क्यों लिखा गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्यों लिखा गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्यों लिखा गया। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया। तो चलो समझते हैं कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है। चल ध्यान से सुनो। सर मेरा एक दोस्त है, आज मैप अच्छे से बनाऊंगा, बहुत दिन से बनाया नहीं है सर। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो डेली बनाता था ऑलमोस्ट, बहुत दिन से नहीं बनाया। आई नो अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर ये हमारा भारत, ये हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। देखो माउस से ना यही बनेगा। ठीक है, चलो ये हमारा प्यारा भारत। चलो गुड। मेरा दोस्त है, अरे भैया कितना दोस्त पाल के रखे हो। मंटू, मंटू। सर मंटू घूमने गया पाकिस्तान, मंटू घूमने गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान वाले इसको पकड़ के जेल में डाल दिए। अब जेल में ये मंटू है। ठीक है, इसके साथ एक और कैदी है जो कि पाकिस्तानी है। सर वो जो पाकिस्तानी कैदी है ना, पाकिस्तान वाले उसको तो अच्छा से खाना पीना दे रहे हैं, टीवी भी देखने देते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीने दे रहे हैं, गर्मी का दिन है सर, कभी कभी गोला आइसक्रीम भी खिला रहे हैं। लेकिन मंटू को सर एक टाइम का खाना भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, इन इक्वालिटी कर रहे हैं सर मंटू के साथ और वहां के जो पाकिस्तानी जो कैदी हैं उनके साथ। मतलब सर मंटू के साथ क्या हो रहा है, इन इक्वालिटी हो रहा है। और मंटू सर वही आधा अधूरा ज्ञान पढ़ के गया था। ठीक है, और मंटू चिल्लाने लगा, तुम मेरे साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 का प्रोटेक्शन है मेरे पास। तो उस जेल का जो जेलर था ना, वो मंटू को इधर बुलाया, इधर आओ। एक थाप मारा सर, बहुत गंदा वाला। मतलब मंटू का दो चार दांत तो ऐसे निकल के गिर गया।
फिर मंटू को बोला उसने कि ध्यान से पढ़ो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में यह लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। है within the territory of India. What is the meaning of within the territory of India? Within the territory of India means inside the क्षेत्र of India, inside the boundary of India. इंडिया के बाउंड्री के अंतर्गत, इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही आप अनुच्छेद 14 का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप बैठे हो चाइना में और चाइना में बोल रहे हो मुझे आर्टिकल 14 दो, मुझे आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन दो, नहीं मिल सकता भाई साहब। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में ही, इन आर्टिकल 14 itself only mentioned that article 14 is only enforced within the territory of India. Is it clear to everyone? तो क्या आपको हर एक ग्राउंड, क्या आपको हर एक वर्ड अनुच्छेद 14 का समझ में आया? क्या आपको हर एक चीज आर्टिकल 14 समझ में आया? सर जिसको नहीं समझ में आया आप लोग छोटा भीम देखिए। चलो बढ़ते हैं आगे। डोरेमोन देखिए, आप लोग डोरेमोन देखा कीजिए, ज्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सर आपको एक चीज पता है, आर्टिकल 14 ना हमारे देश में ही, आर्टिकल 14 ना किसी किसी के लिए एप्लीकेबल होता है और किसी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कुछ कुछ जगह में अनुच्छेद 14 जो है, आर्टिकल 14 जो है ना, उसका अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आर्टिकल 14 के ना कुछ कुछ जगह में अपवाद है सर। ठीक है, इक्वलिटी का अपवाद है, एक्सेप्शंस ऑफ इक्वलिटी है। मतलब सर अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 जो कि हमको इक्वलिटी बताता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, यह समझाता है। आर्टिकल 14 हमें ऐसा लग रहा था कि हर जगह सेम होगा, हर इंसान के साथ सेम सेम तरीके से बिहेव किया जाएगा। नहीं सर, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14 आल्सो। तो टॉपिक लिखिएगा, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। अच्छा, इस चीज को समझाने से पहले मैं अगर आपसे इतना पूछूं कि भारत ने इक्वलिटी बिफोर लॉ को एक्सेप्ट किया या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर बोथ, बोथ, दोनों को किया है सर। ठीक है, तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को किया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ को किया, सर किस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा? इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, इट विल कंप्लीट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, इट विल डिपेंड अपॉन द केसेस, इट मे चेंज फ्रॉम वन केस टू अनदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे और हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा द एक्सेप्शंस ऑफ इक्वलिटी। अब कुछ लोग होंगे जो जो बैठ के इसको पढ़ने लगे होंगे या फिर लिखने लगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। सर टॉपिक डालेगा द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 का क्या एक्सेप्शन है, अनुच्छेद 14 का क्या अपवाद है। ठीक है, चलो गुड। वाओ, मूवी देखने चलेंगे हम लोग, आज नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। सर सबसे पहला एक्सेप्शन है, कल देखेंगे कल। सबसे पहला एक्सेप्शन है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसके बारे में ना ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसके बारे में ना ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जी हाँ, देखना देखना क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। सर भारत में, दिल्ली में, भारत के दिल्ली में यूएसए का एम्बेसी है, यूएसए का एम्बेसी है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि दिल्ली में, ये कहाँ पे? सर दिल्ली में है, दिल्ली में है, याद रखना ये दिल्ली में है। सर दिल्ली में यूएसए का एम्बेसी है और यह भारत में है। बेसिकली दिल्ली कहाँ है? भारत में। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि दिल्ली में ये जो यूएसए का एम्बेसी है,
ये यूएसए का जगह है या फिर इंडिया का जगह है? ये इंडियन टेरिटरी माना जाएगा कि यूएसए का टेरिटरी माना जाएगा? जल्दी बताओ। सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कहीं पे, तो एक जगह डिस्कशन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत ना हूँ तो सिटीजनशिप में हुआ था। ठीक है, तो सर यूएसए का एम्बेसी जो है वो भले ही भारत में है, परंतु यूएसए के एम्बेसी के अंतर्गत जो भी लैंड है वो यूएसए का माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा। मतलब यूएसए का एम्बेसी के अंदर का जो भी टेरिटरी है वो यूएसए का टेरिटरी है, और यूएसए के टेरिटरी के अंदर इंडियन लॉज नहीं लगते हैं सर, यूएसए के लॉ लगेंगे। सर क्या ऐसा सिर्फ यूएसए के लिए है? नहीं, ऐसा हर एम्बेसी के लिए है। जितने भी एम्बेसी भारत में प्रेजेंट है सबके लिए ऐसे ही है। सर भारत का एम्बेसी भी तो यूएसए में होगा, भारत का एम्बेसी भी तो अलग अलग कंट्रीज में होगा, क्या वहां पे भी भारत के साथ सेम बिहेव किया जाता है? जी हाँ सर, एक एम्बेसी है जो कि एक एम्बेसी है जो कि आपका इंडियन एम्बेसी है, एक एम्बेसी है जो कि इंडियन एम्बेसी है सर, इंडियन एम्बेसी है जो कि यूएसए में सिचुएटेड है। सर यूएसए में भारतीय एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है। ठीक है सर, वहां पे ये जो लैंड है ये किसका टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया का या फिर यूएसए का? सिंपल सी बात है सर, इंडिया का। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, हर कंट्रीज के बीच में ना म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट सर, इंडियन एम्बेसी में किसका लॉ लगेगा, किसका कानून लगेगा, इंडिया का कि यूएसए का? सर इंडिया का, सुनना ध्यान से, इंडिया का। सर मान लो कि यूएसए का डिप्लोमेट भारत आता है, यूएसए का राजदूत भारत आता है सर, डिप्लोमेट्स भारत आते हैं यूएसए का एम्बेसी में काम करने, और ये लोग हमारे कानून के खिलाफ कुछ कर देते हैं, हमारे कानून के खिलाफ कुछ ऐसा चीज करते हैं जो कि हमारे कानून के खिलाफ है। ठीक है, और वो अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, तो क्या उस डिप्लोमेट के ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बिकॉज यूएसए का एम्बेसी के अंदर यूएसए लॉज लगेंगे, यूएसए के लॉज लगेंगे, अमेरिका के लॉज लगेंगे, अमेरिकन लॉज लगेंगे, भारत का कोई भी लॉ नहीं लगेगा। दैट मीन्स व्हाट सर, भारत के टेरिटरी के अंतर्गत, भारत के लैंड, भारत के बॉर्डर के अंदर में रहते हुए भी जहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, यूएसए का लॉ लग रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का यह एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में हमने सीखा था सर कि भारत के टेरिटरी के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ लगवाना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। एक एक्सेप्शन होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कि कोई भी डिप्लोमेट जो है वो अपने एम्बेसी में उसके कंट्री का लॉ लगेगा, भारत का कंट्री का लॉ नहीं लगेगा। एंड सिमिलर विद द इंडियन डिप्लोमेट्स आल्सो हु आर सिचुएटेड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन द फॉरेन। ओके, क्लियर टू एवरीवन? पहला एक्सेप्शन समझ में आया, पहला अपवाद समझ में आया। ठीक है, द फॉरेन सोवेरियन एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स enjoy immunity from civil and court proceeding and the UNO agencies enjoy diplomatic immunity। विदेशी संप्रभु, राजदूत, राजनयिक, नागरिक और अदालत कार्यवाही से प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं, और यूएनओ एजेंसियां राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लेती है। सर हिंदी बहुत खराब है मेरा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट सर, एक और है, एक और एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, मिलिट्री लॉज। मिलिट्री लॉज सर आपने कभी सुना है? एक मूवी है, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, मूवी था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सर आपने कभी सुना होगा कि सर मिलिट्री वालों के लिए अलग ही कोर्ट चलता है, मिलिट्री मिलिट्री वालों के लिए अलग ही कानून है, अलग ही कानून है मिलिट्री वालों के लिए, मिलिट्री वाले के ऊपर अलग तरीके से कानून का इन्फोर्समेंट होता है। आपने देखा है, आपने सुना होगा सर, आज तक कभी ना कभी मूवीज में देखा ही होगा, और ये रियल में भी है। ठीक है, गुड, हेड्स ऑफ टू हिम।
सलाम है उनको। तो आपको, आप लोगों को सबको पता होगा सर, मिलिट्री लॉज होते हैं। अगर कोई जवान, अगर कोई जवान कोई भी चीज करता है जो कि कानून के खिलाफ है, उस पे सर भारतीय कानून जो कि सिविल सिविल लोगों के लिए बनाया गया है, वो कानून उन पे नहीं लगेगा, उन पे लगेगा मिलिट्री लॉज। और इसीलिए आर्टिकल 14 जो है ना, वो उनके ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाता। और यह भी एक अपवाद है अनुच्छेद 14 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मिलिट्री लॉज इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। हाँ जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, हमारे प्रेसिडेंट अनुच्छेद 361 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब अपने कार्यकाल में कोई भी चीज कर दें, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज कर दे जो कि अनलॉफुल है, जो कि कानून के खिलाफ है, ठीक है, कानूनी नहीं है, इलीगल है, अनलॉफुल है, सर उनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, सर उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको ले जाके आप जेल में नहीं डाल सकते, उनके ऊपर केस के कोई भी कोर्ट के प्रोसीडिंग नहीं कर सकते जब तक वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर प्रेसिडेंट को ना एक और पावर मिलता है, माफ करने का पावर। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब कोई भी गतिविधि में पकड़ा गए कि हाँ ये अनलॉफुल एक्टिविटी किए, और कोर्ट उसके ऊपर केस कर देते हैं, आई मीन कोर्ट उनको सजा सुना देता है कि प्रेसिडेंट को हटा दो और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट डाल दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब के पास एक और पावर है, ये खुद का पेन निकालेंगे और बोलेंगे अच्छा हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट लो, हम अपने आप को माफ करते हैं इस केस में, ठीक है। तो सर इसीलिए अनुच्छेद 361 एक आर्टिकल हमारे संविधान में डाला गया है कि जब तक एक इंसान प्रेसिडेंट के कुर्सी में बैठा हुआ है, तब तक उस इंसान के ऊपर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग, कोई भी अरेस्ट, उसको किसी भी टाइप का सजा या फिर किसी भी टाइप के केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ऑटोमेटिकली अगर उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर आप नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है सर, अनुच्छेद 14 भी इनके ऊपर लागू नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड सिमिलर थिंग हैपेंस फॉर द गवर्नर आल्सो। क्लियर टू एवरीवन? आर्टिकल 361 ऐसा कहता है। क्लियर? The President of India and the state governors enjoy certain immunities like no criminal proceeding, no arrest, no answerable to certain courts, etc. According to Article 361, and this is also one kind of exception of Article 14. ठीक है, नेक्स्ट सर, हमारे जो एमपी और एमएलएज होते हैं ना, हमारे जो एमपी और एमएलएज होते हैं, उनको भी एक सर्टेन काइंड का प्रोटेक्शन मिलता है। कहाँ मिलता है? सुनना ध्यान से सर, हमारे एमपी कहाँ पे काम करते हैं सर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा सर, चप्पल चल जाता है, गाली गलौच हो जाता है, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर भी इन लोग का अरेस्ट नहीं करते कोई, फिर भी इनको कोई अरेस्ट नहीं करता, इनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। सर सिमिलरली एमएलए 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 कहाँ बैठते हैं सर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। सर विधानसभा में भी आपने आए दिन देखा होगा, मार हो गया, ये उसको चप्पल फेंक के मार दिया, वो उसको इसका गाली दे दिया, वो कुछ कर दिया, कुछ भी बोलते हैं सर, कुछ भी बोलते हैं सर, फिर भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, फिर भी इनके ऊपर कोई भी केस नहीं आप लगा सकते सर। ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में एमपी को अनुच्छेद 105 और एमएलए को आर्टिकल 194 के तहत प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि एमपी और एमएलए अगर किसी भी हाउस का प्रीसीडिंग में, मतलब सदन का कोई भी कार्रवाई हो रहा है, सदन के अंदर अगर वो कुछ भी बोले, अगर वो कुछ भी करे, उस चीज को लेके, उस चीज को बेस मान के आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। भले कोर्ट के बाहर, आई मीन सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर करें या फिर विधानसभा के बाहर करें, तो भले आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, उनको गिरफ्तार कर सकते हो, उनको जेल में डाल सकते हो, लेकिन अगर वो हाउस के अंदर कुछ करेंगे ना, तो उनके ऊपर आप कोई भी केस नहीं डाल सकते। दैट मीन्स व्हाट, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी। और अगर सर ये हाउस के अंदर, सदन के अंदर कुछ ऐसा चीज करते हैं जो कि अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, उस वक्त भी आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो।
दैट मीन्स व्हाट, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14 ऑल्सो। ठीक है, अब जान से तो नहीं मार सकता भाई, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो, देर आर, देखो अपवादों के भी अपवाद होते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आई मीन कितने जन है यहाँ पे जिनका 12th में केमिस्ट्री था, 11 12th में? एक जन, बाकी और किसी का केमिस्ट्री नहीं था? 2 जन, 3 जन? तो सर जिनका भी केमिस्ट्री था उन्होंने आई मीन एक्सेप्शंस ऑफ एक्सेप्शन पढ़ा होगा, अपवादों के भी अपवाद पढ़े होंगे। तो सर मेरे मतलब आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, तो कानून भी वैसा ही है, इसमें भी बहुत सारे अपवादों के अपवाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो दैट इज दिस इज व्हाई इट इज रिटन हियर दैट नो एमपी और एमएलए shall be liable to any court proceeding in respect to anything said or vote given by him in the parliament or any committee thereof। आर्टिकल 105 जो है ये एमपीज को प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 194 जो है ये एमएलए को प्रोटेक्शन देता है। सर कैसे याद रखे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सर 105 पहले आ रहा है, मतलब अगर आपको मौका मिले कभी बनने का, एमपी बनने का या फिर एमएलए बनने का, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, मतलब आपके पास मौका है एमपी बनने का, एमएलए बनने का, आप क्या बनना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे? सर सबका मन होगा कि हम एमपी बनेंगे, क्यों? ज्यादा ज्यादा पावर मिलेगा। तो सर आर्टिकल 105 पहले आता है, मतलब एमपी हमें पहले बनना है। 105 जो है वो एमपी के लिए है और एमएलए के लिए 194 है। मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैंने बताया उसको सुन के रख लो, क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा होता है। तो सर दिस आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। एक चीज दिख रहा होगा आपको, आर्टिकल 31 का सी, जिसमें अनुच्छेद 31 BC का बात किया गया है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं बाद में बात करूंगा जब हम लोग बीएसडी पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द एंड ऑफ आर्टिकल 14। अगर आर्टिकल 14 में किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अन्यथा क्लास यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं कल हम लोग मिलकर देखेंगे अनुच्छेद 15। ठीक है, धन्यवाद।